अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। और आज हम एक ऐसे मौज़ू पर आपसे बात करने के लिए आए हैं कि जो आज से 50 साल पहले ये वाक़या हुआ और अभी तक वो वाक़या, वो एक सानेहा अभी तक हल नहीं हो सका कि उसके पीछे राज क्या था, वो कैसे हुआ, क्यों कर हुआ। कॉलेज के ज़माने में हम एक शेर सबकी ज़ुबान पे सुना करते थे, शायद आपने भी सुना हो, किसी को सामने पढ़ा भी हो और किसी को भेजा भी हो कि इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कहीं कहकशां नहीं है। या फिर वो एक शेर कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। और वो भी आपने शेर ज़रूर सुन रखा होगा कि आंधी चली तो नक्शे कफ़े पा नहीं मिला, दिल जिससे मिल गया वो दोबारा नहीं मिला, आवाज़ दूं तो कौन समझता कि दूर दूर अपनी तरह से कोई अकेला नहीं मिला। नाज़रीन, ये शेर है मुस्तफ़ा ज़ैदी के। मुस्तफ़ा ज़ैदी उर्दू अदब का एक बड़ा नाम, एक जवान मर्द शायर, जिनका पहला नाम होता था शायरी में तेग़ इलाहाबादी। 1930 के लगभग पैदा हुए थे इलाहाबाद में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की। फिर पाकिस्तान चले आए और पाकिस्तान आने के बाद वो पेशावर और कराची में अंग्रेज़ी पढ़ाते रहे मुख्तलिफ़ कॉलेजों में। फिर उन्होंने यहाँ से हमारा जो सेंट्रल सुपीरियर सर्विस का एग्ज़ाम पास किया और वो DMG ग्रुप में आए, असिस्टेंट कमिश्नर रहे और फिर वो डिप्टी कमिश्नर रहे, ये 1970 के लगभग। आपने अगर ये कलर कहार मोटरवे पे एक बड़ी खूबसूरत जगह आती है, एक स्टॉप भी है कलर कहार के नाम से, जहाँ मोर बड़े कसरत से पाए जाते हैं। वहाँ एक झील है बहुत खूबसूरत, बहुत एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका है और वहाँ एक रिजॉर्ट बना हुआ है, एक रेस्ट हाउस बना हुआ है। तो उस रेस्ट हाउस पे एक तख्ती लगी हुई है संगे मरमर की, उस पर मुस्तफ़ा ज़ैदी का नाम लिखा हुआ है। जब वो डिप्टी कमिश्नर जेलम हुआ करते थे तो ये इलाका जेलम में शामिल था, तो उन्होंने इस रिज़ॉर्ट को, इस रेस्ट हाउस को तामीर करवाया था, इसकी रेनोवेट किया था इसको और इसको खूबसूरत किया था। ये उनकी याद में है। पाकिस्तान आने के बाद मुस्तफ़ा ज़ैदी की शायरी जो पहले ही इंडिया में भी बहुत धूम मचा चुकी थी नौजवानी के अयाम में, यहाँ आए तो जोश मलिहाबादी जैसे शायरों ने और फिराक गोरखपुरी जैसे शायरों ने उनकी शायरी को सराहा और उन्हें एक बहुत बड़ा नाम मुस्तकबिल का करार दिया कि जो उर्दू अदब में, उर्दू शायरी में धूम मचाने वाला है। मुस्तफ़ा ज़ैदी जेलम से उनका तबादला हुआ तो वो डिप्टी सेक्रेटरी एजुकेशन में बनकर लाहौर आ गए और उन्होंने अपने एक जो उनका दीवान है, उनका शेरी मजबूआ, उसके दिबाचे में लिखा है कि उन्हें किस तरीके से डिप्टी कमिश्नर जेलम होने के बाद जब आना पड़ा लाहौर में सेक्रेटेरिएट में, तो उनके पास कोई भी नहीं था जो उनका सामान, जो उन्हें एक सरकारी अपार्टमेंट मिला था दूसरी मंजिल पर, वहाँ तक पहुँचा सकता। उनकी जो बेगम थी वीरा, वो जर्मनी की थी, जर्मन खातून थी वीरा ज़ैदी, बहुत खूबसूरत खातून थी। उनसे उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। छोटी बेटी का नाम इस्मत ज़ैदी था। यहाँ से फिर वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर भी रहे और फिर याया खां का जब मार्शल्लाह आया तो एक फहरिस्त बनी थी 303 अफसरों की जिन्हें नौकरी से निकाला गया था। 303 ग्रुप कहा जाता था। तो उसमें बदकिस्मती से मुस्तफ़ा ज़ैदी का नाम भी शामिल था। कहा जाता है कि उस वक्त के जो चीफ मार्शल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर थे और सदर पाकिस्तान थे, जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान, उनकी मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब से कोई ज़ाती दुश्मनी थी, रकाबत थी। कहा यह भी जाता है कि उनके साथ कुछ ऐसे लोग भी थे, स्मगलर्स का एक नेटवर्क था कि उन्होंने जब अपने डिप्टी कमिश्नर के दौर में उन पे हाथ रखा था तो वो उनके दुश्मन हो गए थे, शायद वो उनके हाथों कत्ल हुए हों। ये भी कहा जाता है कि उनकी जो महबूबा थी, जिस पर वो फरेफ्ता थे, शहनाज कुल, तो उसका जो शौहर थे सलीम खान, कि ये कहीं उसकी तरफ से कुछ अफसाना ना हो, कत्ल हुए या ख़ुदकशी हुई, ये एक मुअम्मा चला आता है। हुआ क्या
कि जब वो 303 अफसरों की फ़हरिस्त में आकर नौकरी से बर्खास्त किए जा चुके थे, वो बहुत दिल बर्दाश्ता थे, कराची में थे। जब वो लाहौर में थे तो लाहौर में यहाँ की तकरीबात में उन्होंने एक बहुत ही तरहदार जवान लड़की शहनाज गुल को देखा, जो अपनी नौमरी में भी शादीशुदा थी। शहनाज गुल रहने वाली थी गुजरांवाला की, और जब वो अभी FA का एग्ज़ाम दे रही थी, इंटर में थी गुजरांवाला कॉलेज में, तो उनकी शादी एक खुफिया तरीके से एक सलीम खान नामी ताजिर से हुई जो लाहौर का था। जब शादी हुई वो उन्हें लाहौर ले आया और फिर बड़ी बड़ी महफिलों में उनके ज़रिए वो अपने काम निकलवाने लगे मुबैना तौर पर। यही मुस्तफ़ा ज़ैदी, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया, उन्हें किसी महफिल में देखा और फिर उनके दरमियान ताल्लुक़ बना। कहा यह भी जाता है कि एक ख़ातून जो जनरल रानी के नाम से बड़ी मारूफ रही हैं हमारी तारीख़ में, और जिनका ताल्लुक़ जनरल आगा मोहम्मद याजा खां से भी था, और जो लड़कियां उन तक मुबैना तौर पर उनसे मुतारिफ़ कराई जाती थी, उनमें एक नाम शहनाज गुल का भी था। ये भी एक कहानी है कि जब मुस्तफ़ा ज़ैदी लाहौर में तैनात थे तो उनसे एक काम निकलवाने के लिए सलीम खान ने खुद ही शहनाज गुल अपनी बीवी को मुतारिफ़ कराया कि जैसे कुछ लोग रखा करते हैं कि एक उनकी बीवी कमर्शियल होती है जो उनके काम, उनकी नौकरियों में उनका तहफ़्फ़ुज़ करती है, एक वो होती है जो उनकी घरेलू बीवी होती है। तो शहनाज गुल इस तरीके से मुस्तफ़ा ज़ैदी के करीब आ गई। मुस्तफ़ा ज़ैदी एक शायर थे, कहा जाता है कि वो दिल फेंक थे, और शायर में जब तक हुस्न को देखने का सलीका और करीना ना हो, उनके पास हसीन आँख ना हो, उनके पास हसीन दिल ना हो, तो वो शायर हो ही नहीं सकता। उन्होंने वो इतने खुले इस मामले में कि उन्होंने अपने 6 नज़में शहनाज के नाम से अपने मजमूए कलाम में भी शामिल की और बड़ी मारूफ हुई। कहा यह भी जाता है कि जब उनको 303 ग्रुप पे नौकरी से निकाला गया तो उन्होंने याह्या खां के माशाल्लाह और याह्या खां के ख़िलाफ़ भी कुछ नज़में लिखी थी जो सामने ना आ सकी, कहीं दबा दी गई। इस तमाम तर इन वाक़यात का अंजाम कैसे होता है कि 12 अक्टूबर 1970 को वो पुरस्कार तौर पर अपने एक दोस्त की कोठी में कराची में इस तरीके से मुर्दा पाए गए कि उस बिस्तर पर खून भी था और वो उनकी वफ़ात हो चुकी थी, और उसी बिस्तर पर शहनाज गुल नामी खातून वो बेहोश पड़ी हुई थी। तो उसके साथ ही एक ख़बर पहले ये छपी थी कि उन्होंने शहनाज गुल को अपने पास कराची बुलाया था और वो कराची आने को तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसको ये धमकी दी थी कि अगर वो कराची ना आई उनसे मिलने के लिए तो वो ख़ुदकुशी कर लेंगे। तो पहली कहानी ये बनी उनके शहनाज गुल के होश में आने के बाद कि उन्होंने मुस्तफ़ा ज़ैदी जो दिल बर्दाश्ता थे शहनाज गुल की दूरी के सबब उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली है। लेकिन इस खुदकुशी का जवाज़ उस वक्त ख़त्म हो जाता था कि वो बिस्तर पर फिर खून कैसे आया। कहा यह भी जाता है कि उन्होंने अपनी कॉफ़ी में जहर मिलाकर ख़ुद पी लिया, लेकिन फिर वो जो शहनाज गुल थी वो बेहोश कैसे हुई। शहनाज गुल ने बताया कि उनसे मिलने गई थी तो उन्होंने जूस में एक गिलास में डालकर उन्हें जूस पिलाया और शायद उस जूस में कुछ दवाई थी जिसके ज़ेर असर वो बेहोश हो गई। लेकिन ये कहानी यूं ही नहीं चली। फिर उनकी जो तदफीन के कुछ अर्से के बाद जब ये उगता हुआ कि उन्हें जहर दिया गया पहले, या उन्हें पहले बेहोशी की दवाई दी गई और फिर उनका सर कुचला गया किसी नोकीली चीज़ से, तो उनकी फिर कब्र कुशाई हुई। मुझे आज तक वो अखबार का तराशा याद है। अखबार में ख़बर छपी थी जंग कराची में कि वो बदन जिससे हर वक्त खुशबुएँ आया करती थीं और वो उनकी परफ्यूम्स वो लगाया करते थे आला दर्जे के, तो उस जिस्म से इतनी बू के भदके उड़ रहे थे कि वहाँ खड़ा होना दुश्वार था। लेकिन कुछ अरसे के बाद ये जो उनका दोबारा पोस्टमार्टम एग्ज़ामिनेशन हुआ, ये रिपोर्ट भी दबा दी गई और अल्टीमेटली वो जो इल्ज़ाम था शहनाज गुल पर कि उन्होंने उसको कत्ल करवाया है किसी की मुआवनत से, वो भी साबित ना हो सका, कोई गवाह नहीं था इस बात का, और वो शहनाज गुल बरी हो गई। कोई नहीं जानता कि शहनाज गुल अब कहाँ है, लेकिन मुस्तफ़ा ज़ैदी वो ज़िंदा हैं। वो जो उन्होंने अपने बारे में पेशगोई की थी कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए दस्ताने, वो सच साबित हुआ।
यहाँ एक बात और भी आती है कि अभी जब उनका शहनाज गुल से बहुत करीबी ताल्लुक़ पैदा हो चुका था लाहौर में क़याम के दिनों में, तो उनकी बेगम वीरा जैदी वो उन्हें छोड़कर अपने बच्चों समेत जर्मनी जा चुकी थी, और फिर वो उनके वफ़ात, उनके कत्ल जो उनकी ख़ुदकुशी के बाद आई। तो ये हमारी उर्दू अदब की तारीख़ का एक ऐसा बाब है, ऐसा सानिया गुज़रा कि एक शायर, इतना बड़ा शायर और इतना बड़ा जीनियस एक ऑफिसर सिविल सर्विस का, वो सिर्फ 40 साल की उम्र में इस दुनिया से गुज़र गया। मुस्तफ़ा ज़ैदी अपने कलाम के ज़रिए पूरे आबूताब के साथ ज़िंदा है, और कोई दिन नहीं गुज़रता कि जब कहीं मुस्तफ़ा ज़ैदी का ज़िक्र ना हो, मुस्तफ़ा ज़ैदी का कोई शेर ना पढ़ा जाता हो, या मुस्तफ़ा ज़ैदी को याद ना किया जाता हो। उनके शेर, उनका कलाम सभी कुछ ज़िंदा है, और शहनाज गुल के नाम लिखी हुई नज़में आज भी जवान दिलों की धड़कनों को महमेज़ करती रहती हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आपने अभी तक इस चैनल को टुडे विद हफीज़ खान को इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक भी किया करें, और इसको शेयर भी किया करें अपने दोस्तों के साथ कि अगर वो देखना चाहें तो। अब इजाज़त दीजिए मोहम्मद हफीज़ खान को। खुदा हाफिज़।